नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हिल चैनल पर। स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक और CSS ट्यूटोरियल सीखने के लिए पिछले वीडियो में हमने CSS लेवल 3 में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल समझा था, जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नन। आज हम CSS लेवल 3 में रिलेटिव यूनिट्स को समझेंगे, जो रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम परसेंटेज, EM और RAM यूनिट्स को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने मोस्टली एब्सोल्यूट यूनिट जैसे पिक्सल को समझा था और यूज़ किया था, लेकिन जब हम फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तब रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करते हैं। रिलेटिव यूनिट्स का मेन काम है एक एलिमेंट का साइज पेरेंट एलिमेंट के साइज के रिलेटिव सेट करना और रिस्पॉन्सिव और स्केलेबल डिज़ाइन बनाना। मेन रिलेटिव यूनिट्स जो हम आज सीखेंगे परसेंटेज, EM और RAM। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज यूनिट की। परसेंटेज का यूज एलिमेंट का साइज पेरेंट एलिमेंट के साइज का फ्रैक्शन बताने के लिए होता है। सोचो एक कंटेनर बॉक्स है, उसकी विड्थ हमने 1000 पिक्सल सेट की है। अगर हम एक और डिव एलिमेंट उसके अंदर बनाते हैं, मींस इनर डिव बनाते हैं, तो उसकी हम विड्थ 50% देते हैं, तो चाइल्ड डिव का विड्थ ऑटोमेटिकली 500 पिक्सल हो जाएगा, पेरेंट विड्थ का हाफ। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं, हम VS कोड में करते हैं प्रैक्टिकल। पहला डिव क्रिएट करते हैं हम आउटर डिव, और सेकंड हम डिव क्रिएट करते हैं इनर डिव, और इसके अंदर हम डिव क्रिएट एक और कर लेते हैं। और जैसे इसमें हम एक ID पास कर देते हैं, ये होगा हमारा आउटर। और जो हमारा इनर डिव है उसके अंदर हम एक ID एट्रीब्यूट पास करेंगे और उसमें हम वैल्यू पास करेंगे इनर। और यहाँ पे हम करेंगे इसको सेव, और CSS फाइल में हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आउटर डिव को सिलेक्ट करते हैं ID सेलेक्टर के थ्रू, और यहाँ पे हम हैश सिंबल को लिखेंगे और यहाँ पे ID एट्रीब्यूट की वैल्यू को लिखेंगे जो हमारा होगा आउटर, जो हमने वहाँ पे वैल्यू पास की थी। हम इसकी हाइट और विड्थ को लिख देते हैं। जैसे इसकी हाइट हम देंगे 500 पिक्सल और विड्थ भी हम इसकी सेम पास कर देते हैं 500 पिक्सल। इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं, इसका बॉर्डर हम देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक होगा, और इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर भी पास कर देते हैं जो हमारा होगा पिंक। और अब हम सिलेक्ट करते हैं हमारा जो इनर डिव है, उसको भी हम ID सेलेक्टर की सहायता से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उसमें हमने ID एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास की थी इनर। आप स्पेलिंग ध्यान से लिखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो फिर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती। अब हम इसकी हाइट और विड्थ देते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे इसकी हाइट हम देते हैं 50% और साथ में हम विड्थ भी पास कर देते हैं इसकी 50%। तो इसका भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, और साथ ही हम एक बॉर्डर भी दे देते हैं जो हमारा बॉर्डर होगा 2 पिक्सल, सॉलिड होगा, और कलर कौन सा होगा वो हमारा होगा ब्लू। और अब हम करते हैं इसको सेव, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे करते हैं हम रिफ्रेश। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो हमारा इनर डिव है, जो हमने आउटर डिव के अंदर लिखा था, उसने अपनी हाइट और विड्थ अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ले ली है। इसको हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्टर टूल आने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस पे होवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी विड्थ और हाइट वो यहाँ पे आ चुकी है इस आउटर डिव के अकॉर्डिंग। तो अब आपको पता चल गया होगा जो हमारा परसेंटेज यूनिट होता है वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट के साइज के अकॉर्डिंग ही अपनी हाइट और विड्थ या और भी जो हम प्रॉपर्टीज पास करते हैं उसको अप्लाई करता है। तो इसका यूज हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज करते हैं जब पेरेंट एलिमेंट का साइज वेरी करता हो। अब बात करते हैं EM रिलेटिव यूनिट की। EM का मतलब है करंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज के रिस्पेक्ट में रिलेटिव होता है। सोचो आपके पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है और आप पैडिंग देना चाहते हो 2M, तो मतलब होगा 32 पिक्सल। इसका मतलब है जब हमने P टैग के अंदर 60 पिक्सल फॉन्ट साइज दिया था और हम चाहते हैं उस पैराग्राफ के अंदर पैडिंग पास हो, तो जैसे हम उसकी पैडिंग को लिखेंगे 2EM, तो उसका साइज क्या होगा पैडिंग का, वो होगा 60 × 2 मीन्स 32 पिक्सल। EM क्या करता है, EM मल्टीप्लाई करता है जितने भी हमने EM दिया होगा। जेकर हम 3EM देंगे तो ये फिर से
60/3 करेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसको पिक्सल देगा, मींस पैडिंग जो हमने पास की है वो देगा। तो चलते हैं हमारे VS कोड में, करते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे हम यहाँ पे एक p टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे लॉरम लिखकर हमारा एक रैंडम कंटेंट आ जाता है। इसको करते हैं सेव और यहाँ पे हम style.css में p टैग को सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर पास करते हैं एक बार के लिए और साथ ही एक बॉर्डर भी पास कर देते हैं इस p टैग के अंदर। जैसे हम चाहते हैं 2 पिक्सल हो और सॉलिड हो और इसका कलर क्या हो वो हम चाहते हैं पिंक हो। और अब हम इसको करते हैं सेव और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक p एलिमेंट आ चुका है, मीन्स हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ आ चुका है p एलिमेंट के अंदर। तो हम चाहते हैं इसकी जो पैडिंग अंदर से आए p टैग के अंदर वो लेफ़्ट और राइट की साइड से आए, बट अकॉर्डिंग किसके आए, फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आए। अभी के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम एक बार फिक्स कर देते हैं। जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लिख देते हैं 20 पिक्सल। अब हम चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग पैडिंग आए p टैग के अंदर। पैडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं इसके लेफ़्ट साइड पैडिंग आए 2 EM और हम चाहते हैं इसकी पैडिंग राइट साइड आए। तो हम इसमें भी हम वैल्यू पास कर देते हैं 2 EM और अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैडिंग है वो फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन परफॉर्म होकर आ चुकी है। जितना बड़ा हमारा फ़ॉन्ट टेक्स्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारी पैडिंग होगी। एक बार इसको हम इंस्पेक्टर टूल से समझते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं मैप में। आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ॉन्ट का साइज़ 20 पिक्सल दिया था और जो हमने पैडिंग के अंदर वैल्यू पास की थी लेफ़्ट और राइट साइड वो हमने 2 EM पास की थी। यहाँ पे 40 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज़ का 20 पिक्सल दिया था और पैडिंग हमने 2 EM की थी। 20/2 मीन्स 40। तो इस कैलकुलेशन परफॉर्म करके यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। जेकर हम यहाँ पे 30 पिक्सल पास करते हैं और अब हम करते हैं इसको सेव, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैडिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे भी आप मैप में भी देख सकते हो 60 पिक्सल आ चुका है, मीन्स फ़ॉन्ट का साइज़ 30 पिक्सल है और जो हमने EM में पास की थी 3 EM पैडिंग, तो यहाँ पे 60 पिक्सल आ चुका है। जितनी ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ होगा उतना ज़्यादा ही इसका पैडिंग इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह हम मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं मार्जिन टॉप हो, वो हो यहाँ पे 3 EM और यहाँ पे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी मार्जिन आ चुकी है वो 90 पिक्सल आ चुकी है। 90 पिक्सल क्यों आई है? हमने यहाँ पे 3 EM लिखा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 30 पिक्सल। 30/3 मीन्स 19। तो आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो जो मार्जिन आ चुका है वो 90 पिक्सल आ चुका है टॉप में। EM का यूज़ क्यों और कब करते हैं? जब पैडिंग, मार्जिन या विड्थ को पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के रिस्पेक्ट में बनाना हो। तो अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ EM की। स्नोबॉल इफ़ेक्ट इन नेस्टेड एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर नेस्टेड एलिमेंट्स में हर एक पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ डिपेंडेंट होता है EM पे, तो फ़ॉन्ट साइज़ कंटिन्यूसली बढ़ सकता है और अनएक्सपेक्टेड लार्ज साइज़ मिल सकता है। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं 3 डिव्स को और वो होंगे इनर मीन्स नेस्टेड के रूप में। यहाँ पे भी हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर भी हम एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर भी हम कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं div1 और यहाँ पे हम लिखते हैं div2। इस डिव के अंदर भी हम लिख देते हैं div3 और अब हम करते हैं इसको सेव HTML फाइल को और यहाँ पे हम डिव को सिलेक्ट करते हैं। डिव को सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से। यहाँ पे हम देते हैं फ़ॉन्ट साइज EM में, यहाँ पे लिखते हैं 3 EM और यहाँ पे करते हैं सेव। रिफ़्रेश करने के बाद क्या होता है तो आप यहाँ पे देखना। हम करते हैं रिफ़्रेश तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहला डिव का फ़ॉन्ट साइज है वो इतना आया और फिर जाकर इतना इंक्रीज़ हो गया और जो लास्ट हमारा div3 है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो यही प्रॉब्लम आती है जब हम नेस्टिंग में EM को यूज़ कर रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैम यूनिट का। तो अब बात करते हैं रैम यूनिट की। रैम का फुल फॉर्म होता है रूट EM। रूट EM जो हमेशा रूट एलिमेंट मीन्स हमारा जो HTML रूट एलिमेंट होता है, रूट EM जो हमेशा रूट एलिमेंट यानी HTML के फ़ॉन्ट साइज से कैलकुलेट होता है। हमारा रूट एलिमेंट होता है HTML
जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं वो होता है हमारा रूट एलिमेंट। इसका जो भी फ़ॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ़ॉन्ट साइज हाइट विड्थ को रैम में लिख सकते हैं। चलिए हम करते हैं इसको प्रैक्टिकल के साथ। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 डिव्स को क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट भी किया हुआ है। ऊपर की हम CSS को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम HTML जो हमारा रूट एलिमेंट होता है उसकी हम फिक्स साइज कर देते हैं फ़ॉन्ट की। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल और जो हमारे डिव एलिमेंट्स हैं उसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको अब हम चेंज करते हैं रैम यूनिट में और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 रैम और अब हम करते हैं इसको सेव। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जितने भी डिव एलिमेंट के अंदर फ़ॉन्ट साइज है वो इक्वल आ चुका है। जैसे यहाँ पे अब हम 3 रैम लिखते हैं तो अब हम करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पे इक्वल साइज आ रहा है। ये कैसे परफॉर्म हो रहा है? ये फ़ॉन्ट साइज HTML मीन्स रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ले रहा है। जो हमारा रूट एलिमेंट होता है वो HTML होता है। रैम का यूज़ क्यों और कब किया जाता है? इसका यूज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और अवॉइड करने के लिए EM की स्नोफॉल इफेक्ट प्रॉब्लम को। तो दोस्तों आज हमने स्टेप बाय स्टेप समझा परसेंटेज का यूज़, EM यूनिट, EM का ड्रॉबैक और रैम यूनिट। ये रिलेटिव यूनिट्स CSS में रिस्पॉन्सिव और स्केलेबल डिज़ाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम CSS लेवल 4 स्टार्ट करेंगे और भी एडवांस्ड CSS कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।